begin. हुआ, बिगिन किया मैंने। कहाँ पे पता चलेगा? स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दुर्गेश नंदिनी। मेरे साथ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, राइट? तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, वो भी आईआईटी जेई की बच्चा, हमें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम बहुत ही एक वॉर जोन में घुसने वाले हैं, आप बस ये समझ जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली। और आप जेई एडवांस की तैयारी करोगे तो आप देखोगे कि इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर जगह फिजिकल केमिस्ट्री आ ही जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, भाग है, आप ये समझोगे, राइट? तो बच्चा इस केस में हमें क्या करना है, हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मुझे पता है आप जेई के बच्चे, आपको काफी अच्छी तरीके से मैथ्स आती होगी, आप सीख रहे हैं अभी, सीखने वाले फेज में, बिकॉज हम यहाँ पे नर्चर बैच की शुरुआत कर रहे हैं, राइट? तो बच्चा यहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ जो केमिस्ट्री में हर जगह लागू होंगी, ठीक है? तो बेसिक चीजें हम सीखने वाले हैं, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर मेरी बात माने तो। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो भी क्वेश्चन है पूछते रहो, धड़ल्ले से पूछते रहो। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट। तो आज का ना कंटेंट देख लेते हैं। ये हमारी टेबल है। सबसे पहले हम सिग्मा ऑपरेटर की बात करेंगे, बहुत इजी है, एडिशंस बहुत सारी जगह आएंगे, स्पेशली शुरुआती हमारी कौन सा फर्स्ट चैप्टर आता है, 11th क्लास में आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। वहीं पे हम मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं, वो क्या है, सिग्मा ऑपरेटर यूज करते हैं ना। तो वहीं पे हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद फ्रैक्शंस कैसे डिवाइड करते हैं, मैंने काफी बच्चे को, जहां बच्चा गलती करता है ना, वो सारी गलतियां पकड़नी है आज ये बेसिक मैथ्स सीख के। आप एडवांस की मैथ्स तो सीख रहे हो, वहां पे जाके आपके मैथ्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, मुझे पता है, पर कोई ना ये बेसिक चीजें नहीं बताता। और कुछ ऐसे बच्चे हैं, मुझे पता है कि 10th में जो मैथ्स पढ़ी है वो अब याद नहीं है, कि समझ नहीं आई, जो भी इश्यूज है क्लियर कर लेते हैं इसी लेक्चर में। उसके बाद पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स करेंगे, फिर ग्राफ्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे हजारों तरह के ग्राफ्स हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, क्या मीनिंग निकालना है, कैसे मीनिंग निकालना है, कैसा स्लोप निकालना है, कैसे इंटरसेप्ट निकालना है, वो सारी चीजें हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद लॉग्स करेंगे, साइंटिफिक नोटेशंस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, और एसआई यूनिट्स एंड उसके कन्वर्जन्स भी करेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपको मुझे आंसर देना है, कहां पे, नेक्स्ट डे, ठीक है? चलो लेट अस बिगिन। सबसे पहले सिग्मा ऑपरेटर, सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब सिग्मा ऑपरेटर पे देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई स्क्वायर। सिग्मा आते क्या समझना है, पता है, जेई का बच्चा है। सिग्मा का मतलब नाम होता है एडिशन, ये सभी को पता है। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऐड करनी है। आई क्या है, आई की वैल्यू दे रखी है 4। आई का मतलब होता है बच्चा इनिशियल नंबर, क्या होता है, इनिशियल नंबर। तो मतलब शुरुआत का नंबर है 4, और जो भी इसके ऊपर लिखा होता है ये होता है आपका लास्ट नंबर, होता है कि नहीं होता? तो सिंपली क्या करना है, फर्स्ट से लेके लास्ट नंबर तक सारे नंबर्स ऐड करने जाने। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आई का फंक्शन क्या दे रखा, स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर शुरुआत 4 से करनी है, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करना है, दैट इज इट। जो भी ऐड करेंगे आंसर आएगा, वो इस प्रकार से आंसर है। अब इसका यूज केमिस्ट्री में क्या होता है, इसका आंसर भी यहाँ गिवन है, 126 के राउंड आएगा। उसमें हम बॉदर्ड नहीं है, मैथ्स नहीं लगानी, सीखना है मैथ्स की एप्लीकेशन कैसे करनी है। उसके बाद सबसे अच्छा फॉर्मूला, फंडा क्या है, ये कहां पे यूज होता है, जब आप मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स के। ये तो जैसे छोटू सा कंपाउंड है कि आपको CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालते हो, सिग्मा ऑपरेटर यूज करके। कितने कार्बन है मैम, यहाँ पे 1 ही कार्बन है। सिग्मा ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू देयर मॉलिक्यूलर मास, होता है कि नहीं? कार्बन का एटम नंबर है 1, कार्बन का मोलर मास होता है 12,
प्लस हाइड्रोजन है मेरे पास 4 और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। तो जब इसको ऐड करूंगी तो 12 + 4 कर देंगे, सिंपल सी बात है 16 इसका आंसर आ ही जाएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है 16 आपका आंसर आ गया। इजी, सिग्मा ऑपरेटर समझा। नेक्स्ट है डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। मुझे पता है कि बहुत इजी चीजें हैं बट क्लियर कर लो हेड में, ताकि अब जब नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट थोड़ा सा समझने के बाद, तो न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद फ्रैक्शंस कैसे डिवाइड करने, मैंने बहुत बच्चों को देखा ये नहीं कर पाते हैं, बेसिक मैथ से मुझे पता है। अब आप देखो a/b/c/d को कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। जब भी इस प्रकार से सॉरी दो फ्रैक्शंस होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इजी। यहाँ पे क्या करना है, a लिखा हुआ है, उसके नीचे b लिखा हुआ है, राइट। अब जो c है वो b के साथ ही लिख दो, b इंटू सी, और जो d है वो ऊपर चला जाता है, a इंटू डी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फ्रैक्शन सॉल्व होते हैं। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, बस रिकॉल करवा रही हूँ, पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली मोल कॉन्सेप्ट में। जब मोलारिटी निकालेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे, तो जब एक फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पे चलते हैं, डिवाइडिंग फ्रैक्शंस का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको आप होमवर्क की तरह भी ले सकते हैं, बट मैं एक बार बता देती हूँ। 9/16 को डिवाइड किया 3/4 से, विच इज सेम एज 9/16 को बच्चा मैंने डिवाइड किया है 3/4 से, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगी, इसको इस प्रकार से सॉल्व करूंगी, 9/16 इंटू 3 इंटू 4, इस प्रकार से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। बहुत सारी चीजें आने वाली है, स्पेशली जब आप गैसियस लॉ पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स स्पेशली पढ़ेंगे, तो फिर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का बहुत यूज होने वाला है। पावर का मतलब क्या होता है, मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पावर्स जैसे कि x की पावर n है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि x को मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। सिंपल, x की पावर n का मतलब कि अगर 2 की पावर 4 है, इसका मतलब होता है कि 2 को मैंने खुद ही से 4 बार जब मल्टीप्लाई करती हूं तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखती हूँ, इजंट इट। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को खुद से ही 4 बार इंटू करना। सिंपल, अंडरस्टूड। और x को बोला जाता है, मतलब यहाँ पे जो 2 है उसको बोला जाता है बेस, और जो उसके ऊपर पावर लगी हुई उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। वेरी वेरी इजी वंस अगेन, ठीक है। अब जैसे t इंटू टी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5t को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतने सारे 5t मैं क्या लिख सकती हूँ, t की पावर 5। अंडरस्टूड? इजी, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, पावर्स में कुछ कुछ एक्सेप्शंस आती है, जैसे कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है, अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी भी, हाय कांशी, हेलो बच्चा, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम बेसिक मैथ्स कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए बच्चे आप, ठीक है। मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करवा दिया है, बेसिक मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, और मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। अब बाकी रिकॉर्डेड में देख सकते हो, मैंने सिर्फ सिंपल इजी चीजें अभी तक बताई हैं। अभी हम मूव ऑन कर चुके हैं, पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। मैंने पावर्स के बारे में केवल इतना बताया कि पावर का क्या मतलब होता है। जब x की पावर n है, इसका मतलब होता है कि x को मैंने n टाइम्स खुद ही से इंटू किया, जैसे कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को खुद ही से 4 बार मल्टीप्लाई करना। अंडरस्टूड? उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि किसी भी नंबर के अगर पावर 0 है तो आंसर विल ऑलवेज बी 1, इजंट इट। हमेशा आंसर 1 आता है, जैसे कि 2 की पावर 0 मतलब 1, 200 2000 2 लाख 2 करोड़ की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, 1 अपॉन कुछ भी है, जैसे 1 अपॉन a की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर -n, है ना। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट रिकॉल कर लीजिए, बहुत सारी जगह कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसीलिए ये क्लास है। उसके बाद 1 अपॉन 2 की पावर 3 का एक और तरीका लिखने का कि 2 की पावर हो गई है -3। इजी, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अब बस इसमें ये बात ध्यान रखने की, जब भी x की पावर -n है, जैसे कि 2 की पावर -3 है, बस इसमें जो x है बच्चा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। करेक्ट? ये तभी वैलिड है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 अपॉन क्यू 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 6 बार है, उसके मतलब हो गया 1 अपॉन क्यू की पावर 6। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो राइट इट एज क्यू की पावर -6 लिख सकती हूँ। इजी कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, बस अपने माइंड में रखने हैं, अच्छे से देख लो, अभी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, बाद में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में बिल्कुल डाउट्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद रूल्स फॉर सॉल्विंग पावर्स। अब पावर्स को सॉल्व करने के कुछ कुछ रूल्स है, स्पेशली जब x की पावर 1/n आपके पास लिखी हो। इसका क्या मतलब होता है, जैसे x की पावर है 1/n, समझ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि x, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी अंडर रूट के अंदर, और कितना अंडर रूट है, दिस इज दी nth अंडर रूट। कौन सा अंडर रूट हुआ, nth अंडर रूट, ठीक है। x की पावर 1/n का मतलब होता है nth अंडर रूट ऑफ x, अंडरस्टूड। जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल देख ले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5th अंडर रूट ऑफ 32 है, समझ रहे हैं, 5th अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, इसका मतलब है 2 की बात कर रही हूं मैं, राइट। अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2, है ना। अब सिमिलरली अंडर रूट यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जब 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 32 की पावर, या फिर 2 की पावर अगर मैं 5 लिखती हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आता है, तो भी मेरा आंसर आता है 32। आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता। तो इसीलिए 32 की 5th पावर में क्या लिख सकती हूँ, इसका आंसर हो सकता है 2, हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद जैसे कि ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वेरी इजी। अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट एक्स को लिख सकती हूँ एक्स की पावर हाफ, ठीक है, उसके नीचे है अपना एक्स, इस प्रकार से लिख सकती हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि x की पावर हाफ हो गई माइनस x की पावर -1, क्योंकि ये क्या है, ये x की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ -1 हो जाएगी, x की पावर -हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और यही चीज यहाँ पे बच्चा लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सॉल्विंग ऑफ पावर्स, जैसे कि am इंटू an, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा मुझे पता है, बट केमिस्ट्री के लिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको थोड़ी केमिस्ट्री जो हर जगह यूज होगी उसको रिवाइज करवा दूं। am इंटू an का क्या मतलब है, जब दो पावर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, am प्लस n। सिमिलरली जब डिविजन है और ऊपर नीचे दोनों में पावर्स है, इसमें एक और चीज याद रखिए कि ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है, ये भी सेम, ये a है, a है, a और b नहीं है, दिखाई दे रहा है, a मतलब दोनों नंबर सेम है, बस इनकी एक्सपोनेंशियल पावर्स डिफरेंट है, तब मैं इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे भी फ्रैक्शन में, डिवीजन में क्या है, दोनों नंबर सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स यहाँ हो जाती है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 2 कॉमन लेके दोनों पावर्स को ऐड कर दिया, 2 की पावर 8 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 3 - 4 विच इज इक्वल टू 3 - 1, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है am इसकी तो वेरी इजी, दिस इज am इंटू n। सिमिलरली जब a क्रॉस b की पावर m होता है तो इसका मतलब होता है a पे भी m है, पावर है, और b की भी m पावर है। सिमिलरली जब फ्रैक्शन में आ गया तो दोनों का a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये सिंपल फॉर्मूलाज है और इनके एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, वेरी इजी है, सिर्फ आपके रिविजन के लिए है। उसके बाद इसका आंसर मुझे बताइए कांशी, यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज, देखो आपको एक नंबर दे रखा है उसकी पावर है 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हु विल आंसर दिस, हाँ जी एकांशी, आई यू स्टिल हियर। अब मैंने बोला था कि बच्चा जिसकी भी पावर 0 होती है, इसका क्या मतलब होता है, वहां पे आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, नो मैटर व्हाट द नंबर इज, नो मैटर जो भी नंबर है, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एकांशी, करेक्ट, हाँ जी आंसर इज 1 नॉट 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, याद रखिए ये चीजें बेसिक चीजें हैं बट बचपन में इतनी ध्यान से नहीं पढ़ी होती है,
अब 11th 12th में बहुत हर जगह काम आने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे ये सॉल्व करनी है आपको पावर्स। अब पावर सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। यहाँ पे क्या है कि कुछ अच्छा एक बार ही क्या करते हैं हम, केवल ना इनके एक्सपोनेंशियल सॉल्व करते हैं, बिकॉज आई नो कि आप 6.62 इंटू 3 कर लोगे और डिवाइडेड बाय 2 भी कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी कहाँ आती है बच्चों को, ये पावर सॉल्व करने में। तो पावर सॉल्व करना वेरी इजी। अब यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8 में केवल पावर सॉल्व करूं, और अपॉन में है 10 टू द पावर -10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजीली इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 10 मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे है -34, जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो ऐड हो जाएगा +8, और जो डिविजन में है उसका माइनस हो जाएगा -10, मतलब -10। इस प्रकार से लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -34 +8 +10। तो आपकी ये पावर हो जाएगी 10 की। अंडरस्टूड कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उनका एडिशन हो रहा है, जो डिवीजन में है उसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। वेरी इजी। वंस अगेन इसका आंसर कुछ 10 टू द पावर -16 के अराउंड आएगा। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने। आकांक्षी गिव मी द आंसर। आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है बच्चा, a की पावर दी हुई है क्यूब, ठीक है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है b से, b की पावर दे रखी है स्क्वायर, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है हाफ से, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है मेरे को a टू द पावर 1/3, ठीक है, डॉट b टू द पावर 5/2 ये दिया हुआ है, और मुझे a की वैल्यू निकालनी है a टू द पावर x, ठीक है, और मुझे x क्या है ये बताना है। यू हैव टू कैलकुलेट कि a के ऊपर कौन सी पावर आएगी, ये कैलकुलेट करना है। a b c d 4 ऑप्शंस हैं। लेट मी नो द आंसर, लेट मी नो द आंसर। यस, सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, लेट मी नो। What do you think is the answer? A की पावर क्यूब, b स्क्वायर, b हाफ अपॉन a टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर 5/2। बहुत इजी अप्रोच है। मैंने आपको एक और हिंट दे देती हूँ, अगर हिंट की जरूरत पड़ रही है तो बच्चा हिंट ये है कि जो सेम नंबर्स होते हैं ना, जो सेम नंबर्स होते हैं उन्हीं की पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, डिफरेंट नंबर्स की पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? तो अब देख के बताओ, इतनी हिंट मिल गई आपको। 8/3, वेरी गुड एकांशी, एकदम सही आंसर है आपका, करेक्ट आंसर 8/3। मतलब आपको सॉल्व करना आ गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको सोल्यूशन देखना हो तो सोल्यूशन इज हियर। बट क्योंकि आपने सॉल्व किया है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आ गया। चलो नेक्स्ट आपके पास फिर से एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए थोड़े बहुत फॉर्मूलाज आने चाहिए। मैथ्स बहुत सारी आने वाली है, मतलब घुसते ही आपका मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, और मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत माइंडली एप्लीकेशंस लगती है। चलो, y की वैल्यू दे रखी है 3 टू द पावर x डॉट 3 टू द पावर x का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करना है y, अगर x की वैल्यू क्या है 80। मुझे लगता है ये भी इजीली हो जाएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा हो जाएगा, 3 टू द पावर 80 करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी चीजें आती रहेंगी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। y की वैल्यू ऐसे निकलेगी 3 टू द पावर 80 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 80, अब क्योंकि इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, तो हो गया 3 टू द पावर 80 डॉट 3 टू द पावर 80 इंटू 2 इज व्हाट 160। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगी, 3 टू द पावर 80 प्लस 160, सिंपल। तो इस प्रकार से हमारा आंसर किसके अराउंड आ जाएगा, 160 प्लस 80 240 हो जाएगा। तो 240 वाला हमारा आंसर हो गया, विच इज ए। अंडरस्टूड?
उसके बाद अब ग्राफ्स पे आ जाते हैं। ग्राफ्स ना आपको बहुत जगह दिखेंगे, हर जगह ग्राफ्स दिखने वाले हैं, ठीक है। अब ग्राफ्स को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसा ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 8th क्लास से 9th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे। क्या होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। होती है कि नहीं होती? तो y क्या है? y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? x क्या है? x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? राइट, y एक्सिस, x एक्सिस तो पता होगा। m क्या बताता है? m बताता है आपको स्लोप। क्या बताता है? m होता है आपका स्लोप, होता है कि नहीं? और c क्या होता है? c वैसे तो एक कांस्टेंट है, बट ये क्या बताती है? आपकी इंटरसेप्ट बताता है। क्या बताता है? m एंड c कांस्टेंट्स होते हैं, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, बट m स्लोप बताता है, c आपका y इंटरसेप्ट बताता है। याद रखना ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब इस प्रकार से y इज इक्वल टू लिखा होता है तो c आपको क्या बताता है? y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट है, x एक्सिस की इंटरसेप्ट नहीं बताता, ठीक है। अब ये ग्राफ है आपका। सिमिलरली अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मेरी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना स्ट्रेट लाइन, तो अब ये जो गैप बचा y एक्सिस पे, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये जो गैप बचता है मेरा y एक्सिस पे, उसी को मैं क्या बोलती हूँ? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है कि y एक्सिस पे कट कर रही है लाइन, कट कर रही है ना ये, है ना। तो y एक्सिस पे जहां पे भी कट करती है उस वहां तक हमें इंटरसेप्ट बोलते हैं उसे, जिसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी इक्वेशन तो हमें पता ही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, m स्लोप होता है, और मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y क्या होता है? डेल्टा y इज नथिंग, डिफरेंस इन y, y2 माइनस y1। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्लोप हम ऐसे भी निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। जैसे ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो, है ना। यहाँ पे जो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे होगा कुछ x1 y1 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे होगा कुछ x2 y2 कोऑर्डिनेट, होगा कि नहीं होगा? बस इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है यहाँ पे। हाँ जी, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा चलता रहेगा। ओके। अब नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाते हैं हम, वेरिएशन ऑफ ग्राफ इन MC वेरीज। अब क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए, ग्राफ देखते ही क्या पता लग जाना चाहिए, क्योंकि हम ना मैथ्स की बात नहीं करें, हम केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे। ग्राफ, ये ग्राफ देख के मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा इंटरसेप्ट है वो भी क्या है? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब है इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव है, राइट। एंड सिमिलरली जो मेरा स्लोप है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। दिखाई दे रहा है ये स्लोप जिसमें ऊपर जाती है ना ये लाइन, ये दिख रही है सभी को ऊपर जाती हुई, ये कैसा होता है आपका? पॉजिटिव स्लोप। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है आपकी? y एक्सिस पे नेगेटिव है कि नहीं? नीचे आ रहा है, तो इंटरसेप्ट तो मेरी नेगेटिव है, स्मॉलर देन 0, बट मेरा स्लोप क्या है? इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप हम कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। तो आप डेल्टा y बाय डेल्टा x करेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव है, राइट। सिमिलरली अब आप स्लोप किससे देखते हो बच्चा? y एक्सिस से देखते हो ना। स्लोप हम किससे देखते हैं? तो यहाँ पे इस तरह से लाइन देख के जब आप tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इंटरसेप्ट क्या है? y एक्सिस पे पॉजिटिव है, बट स्लोप देखो, स्लोप कैसा है आपका? नेगेटिव है कि नहीं? नेगेटिव, या ऑब्ट्यूज एंगल बनाता तो वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए स्लोप, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी क्या है? नेगेटिव, और आपका स्लोप भी क्या है? नेगेटिव है। तो ये आपको ग्राफ देखते ही समझ में आ जानी चाहिए चीजें, ठीक है। ये होता है, इसे जब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? आपका नेगेटिव स्लोप हो गया, ये भी नेगेटिव स्लोप हो गया, पर अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही जाती है लाइन, बस ऐसे ही समझ जाओ वो कैसा होता है आपका? पॉजिटिव स्लोप। ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स फॉर स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ में देखो क्या है, इसमें कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है। इसकी इक्वेशन क्या है? केवल y इज इक्वल टू mx, क्योंकि जो इंटरसेप्ट c आनी थी वो c क्या है मेरी? 0,
क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं है, एग्जैक्टली ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो ये mx प्लस c नहीं, मैं इसको सिर्फ y इक्वल्स टू mx भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट c क्या है, 0 है, इसलिए ओरिजिन से पास कर रही है। नेक्स्ट क्या है, अगर y की वैल्यू क्या है, k के बराबर, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू हर कंडीशन में कांस्टेंट रह रही है, मतलब कोई भी k कुछ भी हो सकता है, 2 4 7 10,000 10,000 कुछ भी हो सकता है, बट y की वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू मतलब कि आप x कितना भी वेरी करते रहो, y की वैल्यू सेम रहने वाली है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू द x एक्सिस, दिख रही है, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनने का ये मतलब होता है कि y की वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे x मैं नेगेटिव ले जाऊं पॉजिटिव ले जाऊं, x की वैल्यू कितनी भी चेंज कर दूं, y मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये केमिस्ट्री में हजारों जगह ऐसे ग्राफ देखेंगे तो समझ में आने चाहिए, इसका क्या मतलब है, पैरेलल टू द x एक्सिस का मतलब है कि y चेंज ही नहीं हो रहा, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दी x एट ऑल, बिल्कुल डिपेंडेंट ही नहीं है x की वैल्यू पे, है ना। इसका ये भी मतलब है कि जब k की वैल्यू, यहाँ पे दिख रहा है k क्या है, 0, k 0 कब है, जब y क्या है, 0 है कि नहीं, ठीक है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द x एक्सिस, जब x क्या है बच्चा 0, तब k भी क्या है, 0, ये एक नोट करने वाली बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पे आते हैं आपका when different graphs for straight line, अब ये है x की वैल्यू k के बराबर, अभी हमने देखा था y की वैल्यू k के बराबर थी, यहाँ पे x की वैल्यू k के बराबर, मतलब x की वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे मैं y नेगेटिव ले जाऊं पॉजिटिव ले जाऊं। यहाँ पे देखो, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, तो x इक्वल्स टू k की लाइन दिख रही है, किसके पैरेलल हुई, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। तो जब भी y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब x क्या है, मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, चाहे मैं y पॉजिटिव कर दूं या फिर नेगेटिव कर दूं, समझ आ रही है। बट ये नोट करने की बात है कि k 0 होता है, दैट इज x इज 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो द लाइन रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, तो वो क्या होती है, आपकी लाइन होती है y एक्सिस की लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब क्या है, when 2 points are known, जैसे कि मैंने आपको बोला स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको बहुत बार आएंगे, बहुत सारी जगह आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपको कोई भी 2 पॉइंट्स नोन है, जैसे कि ये वाला पॉइंट नोन है x2 y2, ये वाला पॉइंट है x1 y1, ठीक है, तो फिर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप इससे डिड्यूस कर सकते हैं, किस फॉर्मूला अप्लाई करके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, y माइनस y1। अब इसका डेरिवेशन ना बहुत अच्छे से फिजिक्स में भी आता है और मैथ्स में भी आता है, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको सिंपल चीजें बताना जो आपकी यूज आएंगी, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन बिकॉज दिस इज नॉट द मैथमेटिक्स क्लास, बट स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बहुत बार आप मैथ्स में करोगे तो इजीली केमिस्ट्री में भी हो जाएगी, ये सिर्फ रिविजन लेक्चर है। y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो इस इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अब इसका एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। ये देखो आपके फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 0,0 and 1,2, also calculate the slope। समझ आया। अब यहाँ पे वही सेम इक्वेशन लगानी, मुझे 2 पॉइंट्स मालूम है, मुझे 2 पॉइंट्स मालूम है, मुझे क्या निकालनी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या था, x माइनस x1, था कि नहीं था, दिस वाज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। एकांशी यू वांट टू ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन, या फिर बहुत अच्छे से आता है, जल्दी से बता दो। बेटा आई कैन सी द आंसर, 3 to the power 240 आप बता रहे हैं।
सॉरी मैंने मिस कर दिया था समहाउ। इससे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना इजी है, ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। y माइनस वाई वन, वाई मुझे नहीं पता तो y की जगह मैंने y लिख दिया। y1 की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 0, लिख दू 0। y1 की वैल्यू लिख दी 0 विच इज इक्वल टू y2 की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू लिख सकती हूँ 1, x1 की वैल्यू इज 0 एंड सिमिलरली यहाँ लिख सकती हूँ x माइनस x1, x1 इज वंस अगेन 0, है ना। तो इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/1x। तो मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2x के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पे आपसे पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप कितना हो गया, वेरी इजी है ना। स्लोप कितना हो जाएगा इसका 2 के बराबर हो जाएगा और 2 इज पॉजिटिव नंबर, मतलब इसका कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, राइट। तो पॉजिटिव इसका स्लोप हो गया विच इज 2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। ये एकांशी बच्चा आपको ट्राई करना है क्योंकि थोड़ा ट्विस्टेड तो नहीं है बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये देखने के लिए कि आपको अभी तक जो मैंने बताया वो समझ आया। क्या बताना है आपको, स्लोप भी बतानी है इस इक्वेशन से और आपको इंटरसेप्ट भी बताना है ग्राफ का इस इक्वेशन से। हाँ जी, ओके बच्चा। हुआ सॉल्व, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है ये। नहीं हुआ तो लेट मी नो, मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। आपको क्या लगता है ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। जस्ट लेट मी नो योर गैस, गैस ही बता दो क्या लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकालना है, पर हमें पता है कि मैम इक्वेशन तो इस प्रकार होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इजंट इट। अब इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है, पर यहाँ पे दिख रहा है कि y के आगे एक नंबर है विच इज 2 और हमें 2y की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y की इक्वेशन चाहिए। तो सिंपली पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, बी आंसर, वेरी गुड, दैट इज द आंसर। तो पूरी इक्वेशन को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस 8/2 हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो सिंपली मेरा स्लोप तो हो जाएगा 3/2, तो स्लोप हो गया 3/2 और मेरी इंटरसेप्ट हो गई 4। दोनों के दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आए हैं। तो ग्राफ भी मुझे पता है किस प्रकार का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इन दी अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये इसका सोल्यूशन है। अब इसके बाद आपको रिलेशन दे रखा है इस प्रकार का, ये है बच्चा -b, ठीक है। ये है फॉर रिलेशन a माइनस बी अपॉन 2.303 प्लस 3 ग्राफ बिटवीन a एंड b इज, दिस इज द क्वेश्चन कि अब इस ग्राफ में आपको बोला है कि स्लोप किस प्रकार का बनेगा, लीनियर स्लोप बनेगा। मुझे समझ आ रही है क्योंकि ये इक्वेशन मैच कर रही है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब इसमें पूछा है कि a और b के बीच का ग्राफ कैसे होगा। तो इसमें स्लोप देखो, स्लोप नेगेटिव नजर आ रही है, यहाँ पे स्लोप है मेरी -1/2.3
303, मतलब मेरी नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप विद अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट +3। स्लोप नेगेटिव है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लीनियर विद स्लोप जिसका नेगेटिव में मतलब नीचे जाएगा, ऊपर इंटरसेप्ट है मेरी पॉजिटिव विच इज +3। ठीक है, इजी था। वंस अगेन ग्राफ्स में उसके बाद है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शोन इन द डायग्राम बिलो, है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया और ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जेई में आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे। ऐसे ग्राफ दे दिए तो उनसे डरना नहीं है, सिंपली क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन शोन इन द डायग्राम बिलो। वेरी इजी, बहुत इजीली निकल जाएगी। डू यू वांट टू ट्राई? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? What is the equation? Do you want to try? ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें केवल वही करना है जो हमने पहले किया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। इस प्रकार से इक्वेशन निकलती थी हमारी, निकलती थी कि नहीं निकलती थी? ठीक है एकांशी, कर लेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालनी सीखी थी ना अभी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से सीखी थी, वही इक्वेशन हमें यहाँ पे निकालनी है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स है, कर लेंगे। ये वाला इजी क्वेश्चन है, अभी किया था उसी प्रकार का है। फिर भी अगर सॉल्व ना हो तो मुझसे कल आप पूछ सकते हैं, मैंने हिंट दे दी है, वही सेम आप इसमें अप्रोच लगने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्राफ देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, अभी हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ की है, अब आपको बहुत सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स आएंगे, स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में एक जगह आती है जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। वहां से हर साल, इस साल भी मैंने पेपर प्रेडिक्ट किया था, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन, और एडवांस में भी 1 या 2 क्वेश्चन विद इन द सेम ईयर, ये भी नहीं बोल रही डिफरेंट ईयर्स में, सेम ईयर में पेपर 1 पेपर 2 में आपको 2 सवाल केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी से मिलते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी के सवाल सॉल्व एक्सपोनेंशियल ग्राफ से होते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से होती है, लॉग से होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीजें सीख लीजिए। ठीक है, अब देखो जब भी आपको इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a⁴x, क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, तो इनके ग्राफ इस प्रकार के होते हैं। दिख रहे हैं कैसे ग्राफ, ऐसे कर्व्ड ग्राफ है ना। तो ये हाइपरबोला जैसे आपको ग्राफ्स मिलेंगे, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इनकी कुछ कुछ क्या होती है, खास बात होती है। खास बात क्या है कि जो a है मुझे पता है वो क्या है, कांस्टेंट। x होता है वो कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, x डिपेंडेंट। x में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, x मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो वो कंट्रोल्ड वेरिएबल है। a को कांस्टेंट रखा, जो a की वैल्यू है वो सेम है, उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ, और जैसे ये चेंज करूंगी उससे मेरा y अफेक्ट होगा। ये तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। अब देखो नेक्स्ट चीज मैं बताती हूँ, इस ग्राफ में क्या क्या चीजें नोट करने वाली, अच्छे से देख लिया ग्राफ। अब आपको एक चीज दिखेगी कि या इस ग्राफ में y की वैल्यू 0, सॉरी ये क्या है आपकी x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो जब x की वैल्यू 0 है, ये दिख रहा है यहाँ पे x 0 है, और y की वैल्यू इस केस में हमेशा 1 होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने y में x की, ये थी इक्वेशन, अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, a⁴0, तो मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। ये तो हमेशा केस होगा ही होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल में ग्राफ हमेशा इसी प्रकार का होगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। तो ये कभी भी एकदम ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ये इसीलिए नेगेटिव पीछे से स्टार्ट होता है, इस रीजन की वजह से, ये बेसिक मैथ्स फंडे की वजह से। आइए चीज समझ। अभी देखो ये चीज मैंने डिस्कस करी कि द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 1, मतलब x 0 है, y 1 है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यूज ऑफ y आर, हाँ अब वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यूज है यहाँ पे देखो इस साइड ऑफ द ग्राफ, इस साइड ऑफ द ग्राफ में y की वैल्यूज क्या है, छोटी है और पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, समझ आ रहा है, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू स्मॉल है बट पॉजिटिव है।
पर जैसे ही x की वैल्यू कैसी हुई, पॉजिटिव होने लगी, जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे ही एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ रहा है ना। तो जैसे ही x की वैल्यू पॉजिटिव होने लगी, y की वैल्यू और भी ज्यादा पॉजिटिव और बड़ी होने लगी। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ की, समझ गए? वेरी इजी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इससे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे आपके, समझ आ रहा है ये ग्राफ? ठीक है, समझ आ रही है बच्चा? जहां पे भी डाउट्स हो ना मुझसे पूछ लो, ये बेसिक मैथ्स बहुत जगह यूज होने वाली, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ये वो। टेक योर टाइम, आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप अभी ये जान लीजिए यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे, आप मुझसे पढ़ रहे हैं एकदम 1-on-1, राइट? यही समझो कि मैं 1-on-1 आपके घर आके आपको पढ़ा रही हूँ। तो जितने डाउट्स हैं, सिली डाउट्स हैं और बहुत ही स्टूपिड डाउट है कि मैम से ये भी क्या पूछूं, बच्चा डाउट्स इकट्ठे अभी से ही मत करो, यही पूरा मंत्रा बना लीजिए, डाउट्स मत, चाहे स्टूपिड सिली डाउट्स है। मैंने भी वही स्टूपिड सिली डाउट से शुरुआत की थी बच्चा। मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता था जब मैं 10th में थी, राइट? अब क्योंकि मैं स्टूपिड सिली डाउट्स मेरे टीचर से पूछ पूछ के, कोचिंग जा जाके मैंने वो सब डाउट्स मेरे क्लियर किए, उसके बाद जाके अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो स्टूपिड सिली डाउट्स क्लियर करना बहुत इसेंशियल है। और आप मुझे अपने एज अ फ्रेंड ही मानो, मुझसे पूछो, जैसा भी डाउट है बस पूछ लीजिए। बेटा कौन सा लैंग्वेज नहीं समझ आया? बेटा कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, मुझे ये बता दीजिए। जो ये लिखा हुआ है कि जो मैंने बोला? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। बेटा कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया मुझसे दोबारा से पूछो, अगर आवाज क्लियर नहीं है तो बोलो, है ना? दोबारा से कि मैम आप वो वाली स्लाइड पे दोबारा से जाओ, मुझे वापस से वो चीज बताओ, मुझे नहीं आई समझ, क्लियर नहीं हुआ, कहीं कहीं पे इश्यूज है। पूछो पूछो पूछो, मैं बता रही हूँ। दिस क्लास इज फॉर यू पीपल ओनली ना, मैं अपने आप को थोड़ी पढ़ा रही हूँ, है ना? जल्दी से बेझिझक होके बताओ मुझे। देखो मेरी चैट बॉक्स आपके सामने खुली हुई है, कुछ तो बोलो। आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। चलो आगे चले फिर, चलो ठीक है। तो अभी तक मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बारे में आपको बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार से एक्सपोनेंट में कुछ भी चीज दिखे, जैसे y इज इक्वल टू a टू द पावर x दिख गया, है ना? अब इसके ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हमेशा ऐसे हाइपरबोला के फॉर्म में होते हैं, ये चीज हमने बताई। जिसमें और मैंने क्या बताया कि जब भी x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो जहां पे x क्या है, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू क्या है 0, तो y कहाँ पे है, y में कुछ है। मतलब ये ग्राफ ना अगर ढंग से नहीं दिख रहा है तो इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, तो ये ग्राफ ना कहीं यहां से शुरू होता है और इस प्रकार से जाता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। मतलब कि जब ये x एक्सिस है मेरा, राइट, और ये है बच्चा मेरा y एक्सिस, ठीक है, तो जब भी x एक्सिस पे, जब मेरी x की यहाँ पे x क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो जब मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है तो तब मेरा बच्चा y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 1। समझ आ रही है? y कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा, इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है जब आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हो तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं, ये होती है, इस बिंदु को बोलती हूं मैं ओरिजिन, है ना? बट एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब भी x की वैल्यू क्या होने वाली है 0, तो तब मेरा y की 1 वैल्यू रहेगी ही रहेगी। y मेरा 0 कहीं पीछे जाके होगा तो होगा, बट मेरा x की वैल्यू जब 0 है तब मेरा y कभी भी 0 नहीं होगा, y हमेशा 1 रहेगा उस वक्त। क्वेश्चन लैंग्वेज की बात कर रहे हो आप? ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कौन से क्वेश्चन लैंग्वेज?
ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करो, इसमें केवल ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। इक्वेशन जो अभी हमने बनाई थी y माइनस y1 बनाई थी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाली चीज बनाई थी, राइट। ये आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पे देनी है, ठीक है बच्चा। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। देखो अभी भी कोई डाउट्स बच रहे हैं ना, तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको केवल अगर आपको मेरे से बात भी करनी है कि मैम थोड़ा सा ऑडियो पे मुझे बात करनी है, तो आप फिर से रैंक प्लस टीम को कांटेक्ट करो, उनको बोलो मैम से मेरी बात करवा दो। फिर भी कुछ कुछ डाउट्स जो रह जाते हैं तो वो हम ऑडियो कॉल पे बात करके क्लियर आउट कर सकते हैं। डू नॉट वरी अबाउट दैट, मैम इज ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है ग्राफ बिटवीन ए एंड बी इज, ये पूछा है। एक ये क्वेश्चन है आपका, आपने इसका आंसर तो मुझे दे दिया था। आई गेस आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फिर देखो आपके पास ये सेम है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी के बारे में बात हो रही है। ग्राफ बिटवीन a एंड b इज, अब इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, और स्लोप है नेगेटिव। तो मतलब कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इंटरसेप्ट जब पॉजिटिव होती है इस प्रकार का जब ग्राफ बनता है ना, लीनियर ग्राफ है, इंटरसेप्ट क्या है मेरी, पॉजिटिव है कि नहीं। इंटरसेप्ट है बच्चा मेरी पॉजिटिव, और जो मेरा स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं। स्लोप है मेरा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव स्लोप। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा कि मेरी स्लोप तो है -2.303 नेगेटिव, बट मेरा इंटरसेप्ट है +3 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, लीनियर विद स्लोप दिस एंड इंटरसेप्ट 3, ठीक है। Graph question which you were explaining, which question was I explaining? बेटा अभी तक तो यही क्वेश्चन आया ना केवल, और कौन सा क्वेश्चन आया है? ये क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्ट है। अभी तक ग्राफिकल एक ही तो क्वेश्चन किया है हमने, एक यही तो क्वेश्चन आया है, बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, है ना। ये सिर्फ अभी ये भी आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला भी क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है। हमने देखा कि क्या क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में, है ना। अब और एक्सपोनेंशियल, चलिए फिर आगे बेटा, हमने और कौन सा ग्राफिकल क्वेश्चन किया है। ग्राफिकल तो बस ये एक स्ट्रेट लाइन वाला ये ग्राफिकल क्वेश्चन क्या था, है ना। इसमें क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1, 2, ऑल्सो कैलकुलेट द स्लोप। ये भी एज सच ग्राफिकल तो नहीं है। चलिए आगे चले, शायद हमारा दिस वाज कॉन्सेप्ट। हाँ बच्चा, दिस वाज कॉन्सेप्ट बच्चा, ये कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल ग्राफ का। यही वाली बात कर रहे हैं आप, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स बता रहे हो। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही तो किए थे ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स किए थे। अब ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, ऑब्वियसली जिसमें एक्सपोनेंट्स होंगे, y इज इक्वल टू ax, है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस प्रकार का हाइपरबोला बनाते हैं। दूसरी चीज कि जब भी x की वैल्यू 0 होती है, जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं हो सकते, वो कहीं पीछे से ही आएंगे, ठीक है। पीछे से आते हैं और इस प्रकार से जाते हैं, समझ गए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही थी एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कैसे दिखते हैं। बहुत जगह आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, तो इनको देख के अब डरना नहीं है। मुझे पता है कि यार ये ग्राफ किसका है, जैसे ही कोई एक्सपोनेंशियल पावर आ गई तो ऐसा ग्राफ बना देना है ना, इजी।
चलो नेक्स्ट। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी दो प्रकार के होते हैं। आप ना केमिस्ट्री में बहुत चीजें पढ़ने वाले, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, अगर आपने ओपेनहाइमर देखी है, ओपेनहाइमर देखिए तो उसमें क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव चीजें, एलिमेंट्स यूज किए हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब हम किस में यूज करते हैं, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं या फिर इवन न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, तो करते कि नहीं, रेडियो एक्टिव जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, उनकी क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी बोल लो कि उनकी कमी बोल लो, इतने टॉक्सिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं, मतलब उनका डीके होता रहता है, उनकी कुछ हाफ लाइफ होती है, उनका डीके होता रहता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं स्पेशली रेडियो एक्टिव बच्चा, उनका जो डीके होता है, जैसे कि यूरेनियम है ना, यूरेनियम डीके होके कुछ बन जाता है, उसका डीके होके फिर वो कुछ बन जाता है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे T1 के बाद वो कुछ बना, T2 के बाद वो कुछ बना, तो यूरेनियम एलिमेंट क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, वो इस स्टेट में रह ही नहीं पाता, वो कुछ समय बाद किसी और एलिमेंट में टूट जाता है, फिर वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट में टूट जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीके होना। क्या बोलते हैं, डीके। इस प्रोसेस को बोलते हैं उस एलिमेंट का डीके होना, खराब होना, ठीक है। तो डीके होने का ग्राफ बच्चा इस प्रकार से आपको नजर आएगा, आपको दिख रहा है, ये जो एक्सपोनेंशियल, ये जो लाइन है ये से नीचे जा रही है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ग्रोथ वाला, मतलब जहां पे कुछ इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जैसे कि ये देखो, ये भाई मस्त पॉजिटिव ग्राफ हो रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ये तो मेरा ग्रोथ वाला कर्व हो गया। दूसरा कर्व है मेरा डीके वाला, ये देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, नीचे 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 आता जा रहा है, डीके होता जा रहा है। तो दो प्रकार के एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गए, एक ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो सकती है, डीके भी एक्सपोनेंशियली हो सकता है। अब जो लेफ्ट वाला पहले देखते हैं, जो लेफ्ट में ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, ये ग्रोथ कर्व है, क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है चीजें, जैसे जैसे x पॉजिटिव हो रहा है, y और भी ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y टू द पावर ex, ये वाला रिप्रेजेंट होता है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट होता है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x से। ये कैसा है, आपका डीके कर्व है, ये ग्रोथ कर्व है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाती जा रही हूँ, वैसे वैसे ये कर्व क्या खुलता जा रहा है ना, ये इस प्रकार से होता जा रहा है। पर ये वाला कर्व देखो, ये वाला क्या है, इसकी मैंने इक्वेशन बता दी, जब भी e की पावर माइनस x होगी तो इस प्रकार का डीके कर्व बनेगा, है ना। कि मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू देखो डिक्रीज होती जा रही है ना, समझ आ रही है। अब इसमें क्या है कि ये जो ग्राफ है बच्चा शैलो होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ, दिखाई दे रहा है। ये जो ग्राफ है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जैसे ये तो खुल रहा था, ये ऊपर जाके खुल रहा था ग्राफ, ये क्या हो रहा है, बंद होता जा रहा है, इसलिए इसको शैलो बोल दिया, इसको स्टीप बोल दिया। इजी, बिल्कुल भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए, बस अभी तक ये समझना है एक्सपोनेंशियल कर्व्स दो प्रकार के हैं, डीके वाले और दूसरे क्या थे मेरे, दूसरे थे मेरे ग्रोथ वाले। ग्रोथ वाले की इक्वेशन है e टू द पावर पॉजिटिव x, जब एक्सपोनेंट मेरा पॉजिटिव है, जब एक्सपोनेंट मेरा नेगेटिव है तो इस प्रकार से नीचे वाला कर्व आएगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, y की वैल्यू उतनी ही तेजी से गिरती जा रही है ना, उतनी तेजी से गिर रही है, इसमें उतनी तेजी से उठ रही है y की वैल्यू, समझ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व का ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, एकदम जल्दी से बढ़ जाना, कि भाई मैंने तो थोड़ी सी चिंगारी लगाई थी, उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, एक्सपोनेंशियल। तो मतलब कि मैंने तो इतनी सी आग दी अभी तक, ये जो ग्रोथ कर्व है देखो, इतनी सी आग दी मैंने, जैसे 20 है, ये 30 है, मतलब मैं 2000 8000 टेम्परेचर पे भी नहीं गई, 20-30 डिग्री सेल्सियस पे ही मस्त y की वैल्यू एकदम बढ़ गई और धमाका हो गया, है ना। पर इसमें भी आप देखो कि जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इसका जो डीके है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब विद टाइम डीके क्या हो जाता है, कम होता जाता है। समझ गए ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए हम लॉग्स की बात कर रहे हैं अब, है ना। लॉग्स में क्या है, log 2 और ये 8 है, राइट। अब आपको कई बारी हमेशा ये नहीं मिलेगा, आपको हमेशा या तो log 10 मिलने वाला है
या फिर log E मिलने वाला है। सिर्फ यही दो लॉग्स है आपकी कोर्स में, बट लॉग का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप ना जेई के स्टूडेंट्स हो, है ना, अब आप आईआईटी के स्टूडेंट्स हो, जेई के स्टूडेंट्स हो। जो बेसिक चीज़ ना, मुझे क्या लगता है कि एक तो किताबी पढ़ाई होती है, एक होती है किताबी पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बच्चा एक ऐसा स्टूडेंट भी थी, अब मैं टीचर भी ऐसे ही बनना चाहती हूँ कि जो आपकी एक्चुअली अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपको लगता है कि यार ये सब चीज़ें मैं क्यों पढ़ रही हूँ, इनका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मुझे पता है सब कुछ ऐसा लगता है कि यार क्या है ये एक्सपोनेंशियल कर्व्स और ये सब चीज़ें, बट बच्चा एज यू विल ग्रो अप, है ना, आपका क्या, आपका एक्सपैंड होगा दरिया, मतलब लाइफ में, जिंदगी में, बहुत सारी जगह पे, एंड यू विल एक्सपीरियंस कि ये हर चीज़ जो मुझे पता है, जो मुझे एक स्टेम स्टूडेंट बनाती है, जो मुझे एक साइंस स्टूडेंट बनाती है, ये चीज़ें कितनी क्रूशियल थी जाननी, कितनी क्रूशियल थी समझनी, क्योंकि अब आप बड़े होके कुछ बढ़िया, मतलब इवन इफ यू गो फॉर, मतलब मुझे पता आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, मोस्टली आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर मतलब थोड़ी ऐसे इंजीनियरिंग ब्रांचेस की तरफ जाना चाहते हैं, बट अगर आप इवन आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे, इवन आप एआई की तरफ जाएंगे, स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपकमिंग ब्रांच है, वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बेसिक मैथ्स है ना, ये कितनी यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, क्योंकि जो इमर्जिंग ब्रांचेस है वहाँ पे अभी रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च पेपर समझने के लिए ये जो बेसिक नॉलेज आप यहाँ से इकट्ठा कर रहे हो ना, ये जो लॉग्स की वैल्यू है, ये वैल्यू, ये इतनी काम आएंगी, हर जगह काम आएंगी कि व्हेन यू ग्रो अप, तो आपको तब बड़े होके वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ जितना जरूरी है उतना बता सकते हैं, बट इज दैट बेनिफिशियल फॉर यू? क्या वो आपको एक बढ़िया इंसान, एक बढ़िया स्टूडेंट, एक बढ़िया, मतलब आपको एक पूरी लाइफ के लिए तैयार करना है ना। ऐसी तो बात नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए, एग्जाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ, बट जिंदगी भी है उसके आगे, जो आपको ये सारी मैं बता रही हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको बहुत जगह काम आएगी। और आप ये बात मेरी याद रखोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आप कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे होगे और आपको बहुत सारे पेपर्स दिए जाएंगे रीड करने के लिए, एंड यू विल बी द वन, जहाँ पे कोई आके आपसे सवाल करेगा, आपका सीनियर पूछेगा कि यार उस बंदी को, उस एकांशी को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि उसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो बेसिक स्ट्रांग करने की बात होती है ना, तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दे दो, क्योंकि सब कुछ बेसिक्स पे ही है। पूरी लाइफ आगे जाके चाहे आप बड़ी चीजें भूल जाए, पर अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, तो बड़ी चीजें वापस से क्विकली ग्रास्प करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और ये भी चीजें याद रखो कि हर चीज लाइफ में काम आएगी ही आएगी। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लॉग्स की बात हो गई, log 2 8, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मैंने क्या किया है, where this tells us we need to multiply 2, ये जो 2 है, by itself 3 times to get 8। समझ आए? जैसे log 2 की वैल्यू log 2 और यहाँ पे 8 लिखा है और इसके आगे 3 लिखा है, इसका मतलब है कि मुझे 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 8 मिलेगा। इसका मतलब ये होता है log 2। अब हम log 10 की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, हम मोस्टली जगहों पे log 10 यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं 10 को log 10 यहाँ पे कुछ भी होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे x लिख देती हूँ, यहाँ पे y लिख देती हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं log 10 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x मिल जाए। तो log 10 को मैं y बार मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। समझ गए? सिंपल बेसिक मैथ्स है, log का मतलब ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, दोबारा से ये बता रखा है, यही सेम चीज बता रखी है, नोट्स है, ताकि आपको बाद में जब भी नोट्स पढ़ो 2-3 महीने बाद तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद log to the base 10, log to the base e, आपके ज्यादातर एग्जाम्स में यही यूज होता है, बाकी आपको केमिस्ट्री में यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैंने log का बता दिया आपको। अब देखो y की पावर यहाँ लिखी हुई है 10x, क्या लिखी हुई है 10x। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो x है इसका दूसरा वे ये लिख सकते हो, जैसे आपको दिया हुआ है y to the power 10x, y to the power y is equal to 10 to the power x। ठीक है, अब मुझे
y पता है, 10 पता है, x की वैल्यू निकालनी है। एक्सपोनेंशियल में कैसे निकालूंगी? तो ये एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ता है log। क्या लगाना पड़ता है? log। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x, ये x लिखा इज इक्वल्स टू log y। क्या लिखा? एज x इज इक्वल्स टू log y। समझ आए? एक्सपोनेंशियल पावर निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ, x इज इक्वल्स टू log y। तो मेरी एक्सपोनेंट क्या आने वाली है वो मैं निकाल सकती हूँ। सिमिलरली टू द बेस e, अब e की भी हम ऐसे निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू ex से। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी कि एक्सपोनेंट क्या होगा, है ना? कई बारी y की वैल्यू दे रखी होगी, e की वैल्यू तो गिवन होती ही है, और x की वैल्यू निकालें तो x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ln y। ये होता है नेचुरल लॉग, ठीक है? ये होता है log टू द पावर 10, ठीक है? ये जो ln होता है, जब भी log लिखा हो सिंपल log, तो इसका मतलब है टू द पावर, इसका बेस क्या है? 10 है, log बेस 10 है। जब ये होता है, ये होता है बच्चा आपका नेचुरल लॉग। क्या होता है? दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती है, याद रखना। ये होता है आपका नेचुरल लॉग। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये आपके लॉग्स टेबल है। उसके बाद एग्जाम फिर है इफ 3, अब ये एग्जाम्पल है जिससे 3 इज इक्वल टू ex दे रखा है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो? e है, टू दी बेस है आपका e, तो जैसे ही बेस e आ जाएगा तो x मेरा निकलेगा x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3। सिंपल, नेचुरल लॉग ऑफ 3 आप लॉग टेबल से देख सकते हैं। ये याद भी रखना चाहिए आपको, 2-3 वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे log 2, 3, 5, 7, ये सब आपको याद होंगी तो इतना काफी होता है। और log 10, 100 तो पता ही होता है, वो तो 1, 2 ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? बाकी ये मैथ्स में आप सीख ही लेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखो कि जब नेचुरल लॉग, यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज है कि जब नेचुरल लॉग दिया हुआ है e टू द पावर x, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है x के इक्वल, इसका क्या मतलब है कि जब मैंने e की, एक तो होता है e की पावर x, अब e की पावर x का ही जब मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, e टू द पावर x का नेचुरल लॉग जब लेती हूं तो मेरा आंसर केवल क्या होता है? इसका आंसर x ही होगा। जब मैंने नेचुरल लॉग e की पावर x का लिया तो इसका आंसर बच्चा x ही होगा। सिमिलरली जब e की पावर ln x है तो फिर वापस से इसकी वैल्यू क्या होगी? दोबारा से x ही होगी। समझिए, इजी है। जब भी नेचुरल लॉग आता है मतलब आपका आधा काम आसान हो गया। e टू द पावर x का नेचुरल लॉग लूंगी तो क्या होगा? केवल इसका आंसर x आएगा, और e टू द पावर ln x है तो इसका आंसर फिर से x आएगा। सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिंप्लीफाई करके दे रखे हैं, आप देख सकते हो, बहुत ईजी है। जैसे कि e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x4 प्लस 2, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर है, केवल x4 प्लस 2 इसका आंसर हो गया, x टू द पावर 4 प्लस 2। सिमिलरली वी कैन सिंप्लीफाई इवन दिस इक्वेशन। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? नेचुरल लॉग फिर e की पावर दिस। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो सिंपल, जो ये वैल्यू दे रखी है e टू द पावर, वही इसका पूरा का पूरा आंसर है। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इससे नेचुरल लॉग्स इजियर हो जाते हैं जब भी आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इजी, ठीक है? चलो अब है लॉज ऑफ लोगेरिथम्स। अब क्या क्या लॉज यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ log टू द बेस a है, हम मोस्टली 10 लेंगे या नेचुरल लॉग्स लेंगे, ठीक है? तो log टू द बेस a, और आपने दो चीजें इनटू करनी है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, गलत है। क्या करना है? log x प्लस log y करना है। क्या करना है? log x प्लस log y। सिमिलरली जब log दे रखा है और आपको क्या दे रखा है साथ में डिवीजन, तो क्या करना है? log x माइनस log y करना है। सिंपल डिवीजन नहीं कर देना, जैसे ही log दिख जाए वैसे ही रूल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, आंसर गलत आएगा। log x प्लस log y करना है, डिवीजन में log x माइनस log y करना है। और जब ऐसे आ जाता है log x टू द पावर b, तो यहाँ पे क्या होता है? ये b बच्चा आगे चला जाता है, ये b चला गया आगे, हो जाएगा b इंटू log x। सिंपल। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से मुझे करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे है log 5 प्लस log 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? log 5 प्लस log 2, इनको ना केवल बच्चा आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। 1 सेकेंड, हाँ जी,
इसको बच्चा आपको केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है। सॉरी, अब जैसे ही बच्चा प्लस आ गया ना, प्लस जैसे ही आ जाता है, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई में ऐड कर दी थी, चीजें करी थी log x इंटू log एक्स वाई में ऐड कर दी थी। अब जैसे ही एडिशन आ जाता है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा log 5 इंटू 2, मतलब इट इज इक्वल टू log 10। log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी। ठीक है, log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिर से आपका एडिशन है। log टू द बेस 3 का हमने क्या किया है? एडिशन क्या है? 2 2 2। अब 3 बार 2 है, बेस मेरा 3 आ रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 2 2 3 बार है, तो मतलब 2 की पावर कितनी हो जाती है? 3, है ना। तो इसका एक अलग तरीका क्या हो सकता है लिखने का? 3, इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ 3 log, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है जो मैं इस पे लिख रही हूँ, बस मुझे ये जानना है, आई गेस दिखाई दे रहा होगा। इज इट विजिबल वॉट एवर आई एम राइटिंग? हाँ जी, विजिबल है, बढ़िया। यहाँ पे लिख देती हूँ, वरना सेकंड का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे ज्यादा विजिबल है। तो बच्चा क्या था यहाँ पे लिख सकती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है मुझे, 3 log टू द बेस 3 इंटू 2, इस प्रकार से लिख सकती हूँ, 3 टू द log बेस इंटू, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका मैंने अभी जैसे यहाँ पे बताया था कि ये जो चीज आगे गई थी b log ax, मतलब कि इसको और सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख सकती हूँ, जो आगे गई थी वो पीछे भी जा सकती है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो log 3 2 टू दी पावर 3 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो ये सब चीजें आनी चाहिए कि इस प्रकार से हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? log टू दी बेस 3, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो सेकंड का आंसर हो गया log टू द क्यूब 8। ठीक है, log टू द बेस 3 और 8, समझ गए? ठीक है, और बच्चा जो भी डाउट से मुझसे आप पूछ सकते हो। अब देखो इसका थर्ड वाले का क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखाती हूँ। थर्ड है, अब माइनस दिया हुआ है। मैंने माइनस में क्या बताया था? मतलब जो डिवीजन हो रहा था उसका माइनस हो रहा था, मतलब यहाँ पे 3 चीजें मुझे क्या करनी है? माइनस कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज एक्चुअली यूज हो रही है कि नहीं हो रही? 3 log 3 माइनस 3 log 2, इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ, log ये मेरा पीछे जा सकता है, log 3 टू दी पावर 3 लिख सकती हूँ। ये जो आगे था ये मेरी एक्सपोनेंशियल पावर बन सकती है, माइनस log 2, अब ये जो आगे था ये इसकी पावर बन सकती है log टू दी पावर 2, ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इस प्रकार से होगा, log 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो यहाँ पे आ जाएगा log 27 माइनस log 4, इस प्रकार से लिख सकती हूँ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन दैट वी कैन कम अप। और अगर इसका ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चा, log 27 माइनस log 4। अब ये माइनस हो गया, माइनस आइडेंटिटी कन्वर्ट हो सकती है फ्रैक्शन में, हो सकती है, तो इसको लिख सकते हैं log, और यहाँ पे आ सकता है 27/4, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब कि ये आइडेंटिटीज दोनों तरफ क्या होती हैं? यूज हो सकती हैं। जब log x इंटू वाई है तो उसको लिखती हूँ log x प्लस वाई। सिमिलरली जब log x प्लस वाई मुझे यहाँ पे दे रखा था उसको मैं लिख सकती हूँ log x इंटू वाई, log 5 इंटू 2, समझ गए? नेक्स्ट हमने कौन सी आइडेंटिटी की थी? ये वाली। जब log x टू दी पावर b है, इसको मैं लिख सकती हूँ b log x, लिख सकती हूँ इस प्रकार से। सिमिलरली जैसे कि मेरे पास ये था log 2, मैंने बहुत बार ऐड किया, इसका मतलब है कि 3 बार मैंने ये चीज ऐड करी है बच्चा, तो मतलब 2 की पावर क्यूब आ गई, आगे क्यूब इसकी पावर, उसके बाद मतलब कि 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो इस प्रकार से ये log की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है फिर से
अब जो ये 3 log 3 माइनस 2 log 2 को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, फिर से जो आगे 3 लगा हुआ पीछे जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन सकता है, बन रहा है log 3 टू दी पावर 3 log 2 टू दी पावर 2 बन गया। इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है नेगेटिव आइडेंटिटी ये है, नेगेटिव आइडेंटिटी log x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाय y, तो वही log x बाय y यहाँ लिख दिया। सिमिलरली फोर्थ तो और भी इजी है, ln 8 माइनस ln 4 क्या होगा, माइनस का मतलब है फिर से डिवीजन, तो डिवीजन ln 8 बाय 4, ln 8 होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिख सकती हूँ ln 8 बाय 4 इस प्रकार से। 8 बाय 4 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा ln 2, तो यहाँ पे केवल ln 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। इज दिस थिंग क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर? क्या लॉग्स की आइडेंटिटी समझ आई कि ये दोनों तरफ पॉसिबल होती है, लॉग्स होती है कि नहीं होती? इसी पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, शायद यही क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया अदरवाइज। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी। अब देखो नेक्स्ट आपका कुछ नोट्स क्या दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार से एक आइडेंटिटी बनी, a इज इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस सी। अब आपको ये सॉल्व करनी है। अब हमें पता है कि मैम अंडर रूट सॉल्व करना तो मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी का स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और या फिर यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं बता रखा, यहाँ पे क्या बता रखा है, ये आइडेंटिटीज की बातें बाद में है। यहाँ पे दूसरी चीज बता रखी है, आइडेंटिटीज की अभी बताते हैं बातें। अभी देखो यहाँ पे a अंडर रूट बी प्लस सी दे रखा है विच इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये बता रखा है ये जो आइडेंटिटी है ये a अंडर रूट बी अंडर रूट सी के इक्वल नहीं है। जब a अंडर रूट बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा नॉट लिखा हुआ है, नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, मतलब ये अलग वैल्यू देगा और ये अलग वैल्यू देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जब d की वैल्यू क्या है, हाँ ये आ गई वो वाली चीज, जब d की वैल्यू दे रखी है e प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये तो हमें पता है यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती है। दिस इज नॉट इक्वल टू d इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, हमें पता है, ये तो हमने 9th 10th में भी पढ़ा था, a प्लस बी की जो भी पूरी आइडेंटिटी होती है ये दोनों चीजें डिफरेंट होती है। वंस अगेन बहुत सारी चीजें आएंगी इसलिए मैं बता रही हूँ दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में साइंटिफिक नोटेशंस कर लेंगे, शायद इस क्लास का टाइम हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या किया, तो आज हमने काफी चीजें कर ली है। आज हमने सबसे पहले लॉग्स किए, लॉग से क्या क्या रूल्स हम यूज करते हैं वो किया। उसके बाद हमने ग्राफ्स देखे थे, बहुत तरीके के ग्राफ्स देखे थे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स देखे थे, है ना, कब एक्सपोनेंशियल पावर अगर नेगेटिव में है तो कैसा ग्राफ होगा, पॉजिटिव में तो कैसा ग्राफ होगा, डीके ग्राफ, ग्रोथ ग्राफ्स और स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आपको बहुत जगह मिलेंगे क्वेश्चंस आते हुए। अब कब ग्राफ पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, कब ग्राफ पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, वो भी हमने देखा। तो काफी चीजें आज हमने की है। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक मैथ्स और बच जाता है, जैसे कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और हमारा साइंटिफिक नोटेशंस हो गया। तो बच्चा ये अब जो शुरू होगा ना साइंटिफिक नोटेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट करेंगे, एसआई यूनिट के कन्वर्जन्स करेंगे, यहाँ से आपका मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग होती है। तो ये जो स्टार्टिंग है ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज हमने थोड़ी बेसिक मैथ्स पढ़ी है, जो भी फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं आपको अच्छे से आने चाहिए। प्लीज फोकस ऑन देम। ये जो आज के नोट्स हैं रखिए अपने पास, केवल आपको 5 मिनट से ज्यादा, 5 to 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए नोट्स रिवाइज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग विद साइंटिफिक नोटेशंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें साइंटिफिक नोटेशन पे डिपेंड करती है। आपको नहीं पता होगा कि करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन क्या है और रॉन्ग साइंटिफिक नोटेशंस क्या है ना। तो ये बेसिक चीजें सब स्किप कर देते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तरीके से चलेंगे ताकि जैसे ही हमारे बेसिक स्ट्रांग हो, हमारी शुरुआत, अभी जो एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ा था ना हमने, एक्सपोनेंशियल कर्व हमने जो पढ़ा था कैसा था वो, शुरुआत तो ऐसे धीरे धीरे से हो रही थी, नेगेटिव से शुरुआत हो रही थी और हम ऐसे जा रहे थे पॉजिटिव पे, समझ रहे हो।
इसका क्या मतलब है, वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई थी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टडीइंग। शुरुआत आपकी पॉजिटिव से भी नहीं हो रही है, शुरुआत आपकी यहाँ नेगेटिव ग्राफ से हो रही है, शुरुआत स्लो रहेगी, बहुत स्लो, पहले ही बता रही हूँ। ये मत सोचना कि आज की क्लास करने के बाद ही मुझे सब कुछ आ जाना चाहिए, या एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास एक चैप्टर की अटेंड करके, नहीं। ये जो शुरुआत है, जो बेसिक्स है, जो कि 10th क्लास में, 9th क्लास में बहुत बच्चों के नहीं बनते, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी टीचर पे भी ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, स्टूडेंट पे भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही बराबर हकदार है ब्लेम के अगर देखा जाए तो। क्योंकि 10th क्लास तक आपका ब्रेन भी इतना डेवलप नहीं होता कि काफी चीजें समझ आ जाए। 10th क्लास तक ब्रेन कैसा होता है, रटने वाला ब्रेन होता है कि ये चीज आएगी, ये मुझे आती है, इस बुक से ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इसे रटने वाला ब्रेन होता है। अब एप्लीकेशन ब्रेन का जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट, वो इस स्टेज में आके होगा द मोर यू प्ले ऑन योर बेसिक्स। तो बेसिक्स पे आपको खेलना है, शुरुआत स्लो रहने वाली है, मैं फिर से बता रही हूँ, फिर एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ने वाली है आपकी गाड़ी, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। सिंपल बेसिक मैथ्स की क्लास थी, ज़्यादा कुछ हमने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ा नहीं। जो डीपीपी, जो डीएसए आपको मिलेगा बच्चा, उसमें यहाँ साइंटिफिक नोटेशन से चीज़ें मैंने दी हुई हैं। मुझे लगा आज एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी, बट दैट्स ओके, हम साइंटिफिक नोटेशन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो डीएसए आपको नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस लेक्चर का डीएसए नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथ से 1-2 क्वेश्चन होंगे, देख लेना। 3 क्वेश्चन है शायद, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से वो डीएसए आपकी सॉल्व हो जाएगी, इवन सेकंड डीएसए भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी फीडबैक है, अभी भी क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ रह गया, समझ नहीं आया, पूछ लो अभी मेरे से, ठीक है। हाँ बच्चा, इट विल बी बिफोर फिजिक्स, ठीक है। टुमारो नहीं, मेरी कल नहीं है बच्चा, मेरी क्लास है आई गेस, आज मेरी क्लास परसों है, थर्सडे को है, अब कल नहीं है, थर्सडे को मिलेंगे हम, और कल होगी तो कल मिलेंगे। लेट मी चेक द स्केड्यूल, पर जहाँ तक मुझे याद है कल नहीं है क्लास, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो ना मेरे पे लेके आना, और अगर ऐसे चैटिंग करके बात नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, कॉल कर लो, ठीक है। नंबर आपके पास है 9116300300 पे, तो वहां पे भी आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। पूछ लो कॉल करके, एकदम दोस्त की तरह मानो। और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हो डाउट्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास, हाँ मेरी फर्स्ट क्लास होगी एवरीडे। आज थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया था, बट अदरवाइज फर्स्ट क्लास। आप अवेलेबल होते हो ना 4:40 पे शुरू होती है, राइट? 3:30 पे शुरू होती है, 3:30 पे आप अवेलेबल होते हो ना कांशी? मेरी क्लास 3:30 पे रोज शुरू होगी। आज थोड़ा सा गलत स्केड्यूल हो गया था, ठीक है। आज अर्पित सर ने पहले ले ली थी क्लास, ओके। सो आप आ जाएंगे, 3:30 को होगी क्लास। थैंक यू सो मच।